अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम हौसला है बुलंद नामक एक बहुत ही प्रेरक धारावाहिक का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हैं। हौसला है बुलंद इस नारे को गुंजित किया है डॉक्टर उषा शुक्ला मैम ने। आप परिचित ही हैं कि डॉक्टर उषा शुक्ला मैम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर डाइट जबलपुर की एक वरिष्ठ व्याख्याता हैं तथा इन्होंने कांता सम्मित उपदेश की मधुर शैली में हौसला है बुलंद नामक धारावाहिक को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारी ऐसी विशेष कथाकार माननीय उषा शुक्ला मैम का मैं प्रमोद श्रीवास्तव अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भावभीना स्वागत करता हूँ। इस कहानी को सुनने के जिज्ञासु आप सभी का भी भावभीना वंदन एवं अभिनंदन है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए बहुत ही आदर एवं सम्मान के साथ आमंत्रित करें डॉक्टर उषा शुक्ला मैम को और हौसला है बुलंद का यह तीसरा भाग हम बहुत ही मधुर शैली में सुने। तो आमंत्रित हैं डॉक्टर उषा शुक्ला मैम। धुंध सी कुछ छा गई थी इस कदर, कुछ कहीं आता नहीं था पर नजर, किंतु तुम जो हौसलों के पंख ले क्षितिज पर आलोक की अभिवंदना में थे खड़ी। सूर्य को उगना पड़ा, मिटना पड़ा हर धुंध को, हर कदम पर बस तुम्हारा हौसला बुलंद हो। हर कदम पर बस तुम्हारा हौसला बुलंद हो। हर कदम पर बस तुम्हारा हौसला बुलंद हो। हौसलों को अपनी कांख में दबाए, अपने अपने फर्ज को पूरा करने वाले प्रत्येक शिक्षक साथी को एक बार पुनः मेरा हार्दिक अभिवादन। आपदा से मुठभेड़ करने का हमारा ये जज्बा सदैव बरकरार रहे, इसी शुभकामना के साथ इस विचार मंच पर मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिवंदन करती हूँ। हमारा ये जज्बा इस देश की भावी पीढ़ी की बाजुओं में एक नई ताकत भरी। हमारा ये जज्बा इस देश की बुनियाद को मजबूत करे और हमारे देश की नौनिहाल दिशा दर्शन के लिए कभी भी मोहताज ना हो, ये सुनिश्चित करना आपका, हमारा, इस समाज का, सभी का परम ध्येय है। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में हमने आपस में 6-7 कहानियां साझा की। एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिका रेखा मैडम को केंद्रीभूत मानकर बुनाया गया ये घटनाओं और परिस्थितियों का जाल, जिसमें लिंग, सामाजिक स्थिति, वर्ग और शिक्षा की विषमता को सामने रखकर उपजा हुआ असंतोष तो है, लेकिन उस असंतोष के साथ साथ उस असंतोष को अपनी ताकत बनाकर, अपनी सारी परिस्थितियों से उबर कर जीवन की नई नींव रखने का हौसला भी है, हिम्मत भी है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कैंपेन के अंतर्गत बुनी गई कहानियों में अभी तक हमने देखा है, समझा है सामाजिक परिस्थितियों के तालमेल को, मुनिया की पढ़ने की ललक को, माधव की लापरवाही के साथ साथ उसमें पनप रही सृजनशीलता की एक
हल्की सी झलक को, इन्हीं सब को केंद्र बिंदु में रखकर आगे को विस्तार लेती हुई ये कहानियां हम आपसे साझा करें। ये घटनाएं हमें शायद प्रकाश स्तंभ की तरह रास्ता दिखाने में सहयोग करें। हो सकता है हमारी परिस्थितिगत विषमताओं से मुठभेड़ करने का हौसला हमें दे, और नहीं तो इन कहानियों में जूझने वाले पात्रों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ सकें। यही हमारी आकांक्षा है, आशा है। हम सब जीवन की इन कसौटियों पर खरा उतरेंगे। अभी तक हमने देखा माधव चोट खा कर आया हुआ था, लेकिन उसके आगे का परिणाम, अब माधव दौड़ने भागने में थोड़े दिन के लिए असमर्थ हो चला। निश्चित था कि ये कुछ दिन उसको घर में रुकना ही है। माँ भी समझ गई थी, हो सकता है ये लड़का चैन से बैठे, शायद पढ़ने लिखने का जज्बा पैदा हो सके। तो सुखिया ने चरखे की पेटियां और हाथ से बुने हुए आसन बिछा दिए थे। पढ़ाई लिखाई के लिए एक छोटा सा कोना बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसको पता था कि माधव कहीं नहीं जा सकता, तो शायद इस चौकी पर बैठकर पढ़ने का मन करे। अब माधव भी बेचारा क्या करता, कहीं जा तो सकता नहीं था। थोड़ी देर बैठता, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। मुनिया पूरे टाइम टेबल का पालन कर रही थी, पूरे टाइम बैठी रहती। माधव चुपचाप वहां से खिसक लेता, मगर अभी पैर ठीक नहीं था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए बापू की कोठरी में जाके बैठ जाता था। माधव का पैर चोटिल हो गया था, तो उसको घर में तो रहना था, लेकिन पढ़ाई में मन लगे तब ना। माँ को चिंता थी। माँ ने चरखे की पेटी के चौकी जैसी बना दी, हाथ के बुने आसन डाल दिए। पढ़ाई का टाइम टेबल लगा ही था। मुनिया तो रोज पढ़ रही थी, पूरे टाइम टेबल से एक के बाद एक हर एक गतिविधि कर रही थी। लेकिन माधव घंटे डेढ़ घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाता था। अब ये जरूर था कि उसके पैर में चोट थी, तो वो क्या करे। अब बापू के पास जाके बैठ जाता। बापू चुपचाप अपना काम करते रहते। अब बच्चा बैठा रहता तो बापू के दोस्तों ने आना कम कर दिया। दोस्तों ने आना कम कर दिया तो इसका बड़ा सकारात्मक परिणाम हुआ। बापू की दिन की ताड़ी छूट गई। ताड़ी बीड़ी कुछ शेष नहीं रहा। अब बापू पूरी दत्तचित्तता से अपने बांस का काम करने लगे। माधव बैठा बैठा देखता रहता, कैसे बापू एक एक बांस की किमची छीलते हैं, उसको भिगाते हैं और मनचाहे आकार में मोड़ लेते हैं। देख के माधव को बड़ा मजा आता। सचमुच बहुत कुछ इससे बनाया जा सकता है। मुखिया के घर उसने देखे थे बेंत के झूले, बेंत का फर्नीचर, सुंदर सुंदर डलियां, तरह तरह के आकार की, पूजा घर का सामान, फूल रखने की टोकरी।
अब उसका मन कुलांचे भरने लगा। उसने भी बापू से सीखा बांस को भिगाकर कैसे मनचाहे आकार में मोड़ा जा सकता है। थोड़े प्रयास के बाद वो सीख गया। अब सोचता और छोटी छोटी खिलौने जैसी प्रतिकृतियां बनाता रहता। अब उसका मन कम से कम पढ़ाई में नहीं लेकिन यहाँ रमने लगा था। बापू भी सुधरने लगे थे। एक आध बार आवाज देते, मुनिया बिटिया एक चाय बना दे। ताड़ी तो भूल चुके थे। रात को कभी देखें तो देखें, दिन को ताड़ी का नाम नहीं। बीड़ी भी पीना कम हो चला था। अब जब जरूरत की चीजें बनाने लगे तो धीरे धीरे काफी कुछ सामान इकट्ठा होने लगा। पर्वों के दिन करीब आ रहे थे। बापू को लग रहा था कि आने वाले समय में टोकरियों की, इन चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही, इसलिए क्यों न बनाते हुए इकट्ठा कर लिया जाए। माधव ने भी ढेर सारे बांस के खिलौने बना लिए थे। रेडियो पर खबरें आती, इन 4 सप्ताह के लॉकडाउन के बाद हाट बाजार 1-2 दिन के लिए खुलेंगे। बस फिर क्या था। माधव मिन्नतें करने लगा, बापू इस मंगलवार को तो हाट बाजार बिल्कुल चलेंगे ही। पहले तो बापू ने टालम टोली की, अरे कौन जाता है, गांव के 4 लोगों से बोल देंगे, अपने आप घर आके सामान ले जाएंगे। माधव ने समझाया, बापू देखो गांव के लोगों में से कितने लोग तुम्हें पैसा देते हैं। बड़े घर के लोग पैसा दे जाते हैं, बाकी तो कहीं गेहूं रख जाते हैं, कहीं कोई ज्वार रख जाता है, और कई तो उधार ले जाते हैं जो अगले 6 महीने तक चुकता नहीं होता। बापू ने बहुत समझाया कि इसके बदले हम उनसे कोई चीज़ ले लेते हैं, लेकिन ये वस्तु विनिमय की प्रणाली माधव को समझ में नहीं आ रही थी। उसने समझाया, बापू फिर भी हिसाब करके देखो, पैसा आ जाएगा तो हम और नई चीज़ें खरीद सकते हैं, और बांस खरीद लेंगे, और भी कुछ कुछ काम करेंगे, और नया बनाएंगे, और हाट बाजार में तो इस चीज़ की कीमत बढ़ के मिलेगी। ठीक है, बापू ने कहा। जैसे ही बापू ने ठीक है कहा, माधव दौड़ के पहुंचा। अभी 2 दिन है मंगलवारी हाट के लिए। उसने अपनी दीदी से सलाह की, कुछ ऐसे थैले क्यों ना बना दिए जाएं बोरियों के। दोनों ने मिलकर 5-6 थैले भी तैयार कर लिए। अब सोमवार की शाम तक सारा सामान थैलों में भर के इकट्ठा हो गया और बाप बेटे हाट में सामान बेचने के लिए तैयारी करने लगे। माधव तो अपने जोश में अलग सुबह ही उठ गया था। दोनों ने अपनी अपनी साइकिलों पर सामान टांगा और निकल पड़े अपना अपना सामान बेचने के लिए। 1.5 कोस दूर गांव में मंगलवार को बाजार लगता था, जिसमें 10-12 गांव के लोग आया करते थे। सुई से लेकर खेती के बड़े बड़े औजारों तक और किचन के मसालों से लेकर जूते और मशीनरी तक सैकड़ों दुकानें लगा करती थी। दोनों जन थोड़ी देर बाद उस हाट तक पहुंचे। काफ़ी दुकानें सज गई थी। एक कोना उन लोगों ने अपने लिए भी तलाश किया और अपना छोटा सा चादर का तंबू तान कर बैठ गए। खरीदार आने लगे। अब बच्चों के स्कूल बंद थे और इतने लंबे लॉकडाउन के बाद बाजार खुला था, वो भी गांव का बाजार।
भीड़ काफी थी। हर पालक ये सोच रहा था कि बच्चा चूंकि घर पर है, चलो क्यों ना कुछ खिलौने खरीद लिए जाए। माधव के खिलौने मन लुभा रहे थे। 1:30 बजे तक उसके सारे खिलौने बिक गए। माधव शायद फूला न समाता, लेकिन बीच में बाजू में बैठे हुए मूर्ति बेचने वाले चाचा जी ने उसको टोक दिया था। क्यों भाई, 8 रुपए के हिसाब से तुमने अपने खिलौने का दाम बताया था और तुमने 8 खिलौनों के दाम 48 रुपए ही लगाए। ऐसा किस हिसाब से? अब माधव ने कभी गुणा भाग गंभीरता से किया हो तो समझ में आए। बाजू वाले चाचा जी के बार बार समझाने पर उसको समझ में आया कि वो 16 रुपए का नुकसान कर चुका है। अब उसके बाद जो कुछ भी उसने बेचा, सावधानी पूर्वक पूछते हुए बेचा, लेकिन उसको लग रहा था कि पढ़ने से बैर बड़ा बुरा होता है। मन पर घड़ों पानी पड़ गया था। लोग खरीद रहे थे उसके खिलौने। जिनको नहीं मिल पाए थे वो मिन्नतें कर रहे थे कि अब अगले हफ्ते आप जरूर बनाकर लाएंगे। शायद माधव बल्लियां उछलता, लेकिन अपनी ये कमजोरी माधव को बहुत साल रही थी और इसी पछतावे में माधव ने निश्चय कर लिया था कि कल से मुनिया के साथ गुणा भाग के सवाल करने जरूर बैठेगा, ताकि आगे वो ऐसा नुकसान न कर सके। अब यहाँ बाप बेटे तो हाट के लिए निकल चुके थे। सुखिया बड़ी परेशान हो रही थी। सुबह होते ही वो चिंता से सताने लगी। महुआ बीन ने तो जाना ही पड़ेगा। आज के दिन ना गई तो ठेकेदार कोई दूसरा मजदूर रख लेगा। वैसे ही वो बड़ा एहसान जताया करता है, जाना तो पड़ेगा। पछताती पछताती घर से निकली। बेटी से कह दिए, पटकी लगा ले बेटिया। निकल तो गई, लेकिन जाते समय ये कहना भूल गई कि ऊपर रहने वाली सोना काकी को बोल जाती कि बिटिया का ध्यान रखेगी। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंची, उसे घर की चिंता सताए जा रही थी। घर पर बेटी अकेली, बाप बेटे बाजार गए हुए। रात ढले के पहले तो उन्हें लौटना नहीं है। क्या करें? अभी मुनिया केवल 13 साल की है, इतनी बड़ी भी नहीं है कि रात ढले तक अकेली रह सके। लॉकडाउन का समय, सड़कें सूनी। उनका घर क्या, एक छोटी सी झोपड़ी है जो ऐसे ढलान पर बसी है कि लगभग गांव से अलग दिखती है। अब कैसे रहेगी लड़की अकेली? कैसे करेगी? मन बहुत व्याकुल था। पेड़ों के नीचे गई, अनमनी सी होकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी महुए बीनती रही। मन कहीं और था, काम चल रहा था, हाथ चल रहे थे। जैसे ही वो टोकनी आधी से कुछ ज्यादा भरी, उसने सोचा कि ये टोकरी पूरी ऊपर तक भर के रोज ले जाती है तो 140-150 रुपए कमा लेती है। रोज के 150 रुपए उसके बन जाते हैं। आज ये टोकरी आधी से थोड़ी ज्यादा भर गई है। ठेकेदार 80-90 रुपए तो दे ही देगा। हो सकता है कम से कम 75 तो देगा ही। अब ज्यादा लालच करे कोई सार नहीं है।
आज हल्दी और चने की दाल लेके जाना है, थोड़ा थोड़ा ले लेगी, आज का काम चलेगा, कल ज़्यादा महुआ पी लेगी। उसने अपने मन को समझाया। अपनी टोकरी उठाई कंधे पर और जाकर ठेकेदार के पास पहुंचे। बाबूजी, ये सामान तौल लेते जरा। ठेकेदार ने जोर से आवाज दी। क्यों? अभी से? अभी तो 2 भी नहीं बजे। बाबूजी, बिटिया के लिए घर पे अकेली छोड़ के आई हूँ, उसके बापू भी घर पे नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा। अरे तुम्हारा तो रोज ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। ठेकेदार ने उसके हाथ से टोकरी ली और महुए तराजू में डाले। दूसरी तरफ तौलने वाले बांट रख दिए। सुखिया से कहा, ये कुल महुआ 6 किलो 700 ग्राम है। कुछ गिनता रहा उंगलियों पर और अपने कुर्ते की जेब से 60 रुपए निकाल कर दे दिए। सुखिया का तो जी बैठ गया। हे राम, कहाँ सोचा था कि 80 नहीं तो 75 रुपए तो आज मिल जाएंगे। आज का कुछ रसद का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अब 60 रुपए में क्या करे, कैसे करे? कम से कम 75 तो मिलते, कुछ ले जाती। अब क्या था, सामान तुलवा चुकी थी। ठेकेदार के हाथ जोड़े और पैसे अपने पास रखकर रास्ते पर आगे बढ़ गई। रास्ते भर हिसाब सोचती रही, लेकिन मन ही मन में उलझ कर रह जाती थी। चौथी तक पढ़ाई तो की थी, लेकिन ये ग्राम किलोग्राम का हिसाब कभी पल्ले नहीं पड़ा। भरी दोपहरी लंबे कदम चलती हुई चली जा रही थी। कुछ क्षोभ था, कुछ गुस्सा था, कुछ गुस्सा अपने आप पर भी था। क्यों नहीं अब तक इतना हिसाब नहीं सीख पाई? अब तक तो वो सांझ ढले दूसरे मजदूरों के साथ लगभग बराबर सामान देती और लगभग बराबर मजदूरी लेके वापस आ जाती थी। कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। आज समझ में आ रहा है कि पढ़ना कभी न कभी जरूरी तो होता है। इतना तो वो निश्चय कर चुकी थी कि जो हुआ सो हुआ। दिन को तो उसके पास समय रहता ही नहीं है। आज रात को कितने भी बज जाए, खाने पीने के बाद, रसोई उठाने के बाद मुनिया से किसी तरह मिन्नतें करेगी। और ये ग्राम किलोग्राम का क्या हिसाब होता है, इसको सीखने की, समझने की कोशिश जरूर करेगी। तो इस तरह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सीखने की कोशिश करने लगे थे, क्योंकि पढ़ाई को तो रुकना ही नहीं था। अपने उद्दाम बेग के साथ धारा बह रही थी, गढ़ रही थी पाषाण से नई नई मूर्तियों को, नए नए रूपाकारों को। व्यक्ति बदल रहा था, परिवार बदल रहा था, साथ ही साथ समाज बदल रहा था। कण कण गांव का बदल रहा था, जैसे हवा सरगोशी कर रही थी।
कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। माधव ने मिन्नतें की तो मुनिया एकदम से उछलकर उठ गई, बिस्तर से उठी, जल्दी से नहा धोकर तैयार भी हो गई। अब दोनों बच्चे बैठकर गुणा के सवाल हल कर रहे थे। माधव को गुणा सिखाते समय आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माधव जो चकरगिन्नी सा पूरे गांव में भटकता रहता था, फालतू के दोस्तों की संगत में रहता था, कम से कम 2 माह से मुनिया इस बात से बहुत हैरान थी। उसे रोज बनी रहती थी चिंता, ये लड़का भगवान जाने क्या करेगा, पढ़ता लिखता नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जाने कहाँ के आवारा दोस्तों की संगत में घूमता है। माधव कहाँ जाता है, किन के साथ बैठता है, उसकी बड़ी चिंता थी मुनिया को। माँ बेचारी दिन भर मजदूरी पर चली जाती है, लेकिन ये लड़का, स्कूल अभी खुले नहीं, शायद अभी कुछ दिन और नहीं खुलेंगे, तो ये क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ सीख पाता नहीं है। दूसरी बात, कोरोना की तलवार सिर पर लटकी हुई है। भगवान जाने किन दोस्तों के साथ कहाँ रहता है, किससे मिलकर आता है, सफाई रख नहीं पाता है, कैसे करेगा। आज उसकी सारी चिंताएं अनायास समाप्त हो गई थी। आज 2 घंटे से वो कठिन से कठिन सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है। चलो, देर से ही सही, अकल तो आई लड़के में। वो बड़ी खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर जैसे वज्रपात सा हुआ। बाहर से कोई पुकार रहा था माधव। मुनिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, जरूर कुंदन होगा, बड़ी मुश्किल से अजीब पढ़ाई करने बैठा है। 4 दिन से चोट लगी है तो भी मुनिया के पास नहीं बैठ पा रहा था, घर में था। अब आज जैसे तैसे बैठा है तो फिर कुंदन आ गया। अब यदि कुंदन होगा तो माधव तो उसकी बात सुनेगा नहीं, और जो एक बार माधव बाहर निकला तो कल से फिर आवागर्दी शुरू। मन बहुत बेचैन हो रहा था। माधव अभी पूरे मन योग से गुणा भाग में उलझा हुआ था। उसको तो सुनाई ही नहीं दे रहा था कि कौन पुकार रहा है। जब बहुत देर तक यहाँ से उत्तर नहीं मिला तो कुंदन भागकर अंदर ही आ गया। माधव ने हाथ पकड़ कर उसे भी बिठा दिया। मुनिया का तो त्योरी चढ़ गई थी, सो उसने माधव को वहीं छोड़ा और रसोई घर में जाकर दाल चावल चढ़ाने के लिए तैयार हो गई। अभी थोड़ी देर से बापू खाना मांगेंगे, वैसे भी 1 बजने को आया है, कुछ काम हुआ नहीं है। लेकिन आज बड़ा आश्चर्य था। माधव का मन इतना लगा था कि उसने कुंदन को भी अपने साथ बिठा रखा था। मुनिया उठ गई तो क्या हुआ, दोनों मित्र आपस में सीख रहे थे, नोकझोंक कर रहे थे और गुणा और भाग के सवालों से जूझ रहे थे। और इस प्रकार उस गांव की पहली मोहल्ला कक्षा का श्री गणेश हो गया था, जो आगे व्यवहारिक रूप में परिणित होने जाना था, वो आज अनायास ही हो गया था। और दोनों मित्र आपस में
सीखे जा रहे थे। बहुत सारे भ्रम यहाँ टूट रहे थे, बहुत सारे सवाल सुलझ रहे थे और दुनिया में पूरे हौसले के साथ खड़े होने के लिए दो जीवन साझा प्रयासों के साथ तैयार हो रहे थे, क्योंकि हमारी हौसले की बुलंदी उन बच्चों में एक नया जोश भर रही थी। आगे आने वाली मोहल्ला कक्षाएं इसी तरह से 2, 4, 10, 20 शुरू होंगी। हमें उनमें एक नया रंग भरना है। हमें वहाँ आने वाले बच्चों में, नौनिहालों में एक नया जोश भरना है, सीखने का जज्बा पैदा करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी अपने आप में करनी होगी। 1, 2, 10, 20 क्रमशः एक मेला जुड़ चलेगा और तेरा हाथ रचना की डगर पर मुड़ चलेगा। हौसला खोना नहीं, व्यर्थ में रोना नहीं, विपद के नाम पर, अव्यवस्था के नाम पर, क्योंकि अंततः जीतना है तुझे, क्योंकि अंततः फिर हर एक मन में एक नया सपना सींचना है तुझे और कल के आने वाले सूरज के लिए एक एक घर का दरवाजा भी खोलना है तुझे। इसलिए दरकार है हमें उन साझे प्रयासों की, उन साझी कोशिशों की जो हमारे सपनों को 7 रंगों से बुनकर, जो हमारे सपनों को एक नई उड़ान देकर नया रूप प्रदान कर सके। तो हम सब जो अपने अपने कर्तव्य में संलग्न हैं, हम सब जो कुछ नया, कुछ अनूठा कर गुजरने की तलाश में है, उन सब के प्रयास अंततः रंग लाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज विदाई का हमारा आपका हार्दिक अभिवादन। हम फिर मिलेंगे एक नए हौसले के साथ, हम फिर मिलेंगे कुछ कहानियों के साथ, और ऐसी ही कहानियाँ रचने के लिए, ऐसी ही कहानियों में रंग भरने के लिए और ऐसे ही बुनावट को व्यवहार में परिणत करने के लिए हम बार बार मिलते रहेंगे और आपस में एक आपसी रिश्ता कायम कर इन संवादों को अमर रूप देने की कोशिश करते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।